Hello, everyone, and welcome to this new and another very interesting session of Lecture on Demand series that is being run by the Department of Economics, St. John's College, Agra. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस एक और सेशन में। जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि लगातार डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा के द्वारा ये लेक्चर सीरीज चलाई जा रही है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि छात्र अपने टॉपिक्स जिन टॉपिक्स में उनको प्रॉब्लम आती है इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे सजेस्ट करते हैं और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि उस टॉपिक पे लेक्चर को रिकॉर्ड किया जाए और रिकॉर्ड करके उसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के यूट्यूब चैनल पे अपलोड करा जाए और यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने के बाद इस लेक्चर्स को के लिंक्स हम लोग छात्रों के लिए शेयर कर देते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा छात्र इसका लाभ उठा सके। तो आज का टॉपिक जो छात्रों के द्वारा एक बार फिर से सजेस्ट किया गया है वो टॉपिक है बिल मार्केट इन इंडिया। सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द बिल मार्केट इन इंडिया। So, the first thing is about the concept. What is a bill market? बिल मार्केट क्या होता है? अगर आम तौर पे हम किसी भी मार्केट की बात करते हैं, हम लोग हमेशा इकोनॉमिक्स को बहुत ही टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे जाने से पहले उसे एक बहुत ही साधारण तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम एक साधारण मार्केट की बात करें तो एक साधारण मार्केट क्या रहता है कि कोई प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है और उस प्रोडक्ट के बायर्स और सेलर्स अवेलेबल है। ये एक नॉर्मल मार्केट का कॉन्सेप्ट रहता है और इसी को हम लोग बेसिकली कहते हैं कि प्रोडक्ट अवेलेबल था और बायर और सेलर्स के बीच में ट्रांजैक्शन हो गया एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ मार्केट। उस मार्केट को हम लोग शायद गुड मार्केट कहते हैं। मगर जब हम बिल मार्केट की बात करते हैं तो इसमें गुड्स की जगह बिल ले लेता है। अब ये बिल कौन से हैं? वी विल बी स्टार्टिंग विद this very simple definition of bill market, which says that bill market refers to the market for short term bills generally of 3 months maturity. इसका मतलब क्या है? जिस प्रकार से एक गुड्स मार्केट में गुड्स का परचेज और सेल हो रहा था उस प्रकार से एक बिल मार्केट में बिल का परचेज या सेल है। अब ये बिल किस प्रकार के हैं? ये शॉर्ट टर्म बिल्स हैं और शॉर्ट टर्म की जब हम बात करते हैं तो जनरली उसका पीरियड क्या है? 3 मंथ्स मेच्योरिटी। इसका मतलब बिल मार्केट में जो हमारा डीलिंग हो रही है वो किसके संबंध में हो रही है? बिल से रिलेटेड हो रही है। और वो बिल कौन से हैं? वो शॉर्ट टर्म बिल्स हैं और शॉर्ट टर्म बिल्स की मेच्योरिटी पीरियड क्या है? जनरली 3 मंथ्स। तो जब हम बिल मार्केट के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ये एक तरीका है फंड्स रेज करने का। और फंड्स किस प्रकार से रेज होते हैं इसको समझने के लिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसके डिटेल में जाएंगे। मगर उस डिटेल से पहले जो इस कॉन्सेप्ट की बात थी इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम इस चीज को स्टडी करेंगे कि कितने प्रकार के बिल्स हैं जो बिल मार्केट में ट्रेड करे जाते हैं। So a bill is a promise to pay. What is a bill? A bill is a promise to pay a specified amount by the borrower to the creditor. दो शब्द हम यूज कर सकते हैं, ड्रॉर यूज कर सकते हैं और ड्रॉई यूज कर सकते हैं, या डेटर यूज कर सकते हैं और क्रेडिटर यूज कर सकते हैं। तो बिल क्या है? बिल एक प्रॉमिस है। एक प्रॉमिस है कि हम एक अमाउंट आपको पे करेंगे, स्पेसिफाइड अमाउंट बाय द बोरोअर टू द क्रेडिटर। इसका मतलब क्या है? बोरोअर एक प्रॉमिस करता है कि हम एक स्पेसिफाइड टाइम में एक स्पेसिफाइड अमाउंट क्रेडिटर को पे कर देंगे। और ये स्पेसिफाइड टाइम क्या हो सकता है? ये स्पेसिफाइड टाइम हो सकता है ये 3 मंथ्स मेच्योरिटी पीरियड। जनरली 3 मंथ्स मेच्योरिटी पीरियड है। तो अगर पहले और दूसरे पैराग्राफ के बेसिस पर ही हम बिल मार्केट को स्टडी करने की कोशिश करें तो बिल मार्केट क्या है? जहां पे बिल्स अवेलेबल होते हैं और वो बिल्स शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी के होते हैं। और बिल क्या है? बिल सिर्फ एक प्रॉमिस है जिसमें बोरोअर एक प्रॉमिस करता है कि वो क्रेडिटर को
इस मेच्योरिटी पीरियड में एक स्पेसिफाइड अमाउंट पे कर देगा. So this is the basically bill market and the meaning of the bill. Now, how many types of bills are there? There are basically three types of bill. सबसे पहला बिल है bills of exchange और commercial bills used to finance trade. बेसिकली इनको ट्रेड बिल नाम से भी कहा जाता है. जब ट्रेड को फाइनेंस करना रहता है तो बिल ऑफ एक्सचेंज या कमर्शियल बिल्स यूज होते हैं. दूसरा है फाइनेंस बिल्स और प्रोमिसरी नोट्स. और तीसरा है ट्रेजरी बिल्स यूज टू मीट टेम्पररी फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो तीन डिफरेंट प्रकार के बिल हैं. और ये तीन डिफरेंट प्रकार के बिल क्या कहते हैं? जो सबसे पहला बिल है वो है बिल ऑफ एक्सचेंज. अब बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली इट इज एन ऑर्डर. इसमें तीन प्रकार के लोग इन्वॉल्व होते हैं. और वो तीन प्रकार के लोग क्या है कि एक व्यक्ति मान लीजिए ये ऑर्डर दे रहा है कि एक दूसरा व्यक्ति एक तीसरे व्यक्ति को इस मेच्योरिटी पीरियड में इतना अमाउंट पे कर देगा. तो बेसिकली इट इज एन ऑर्डर. आपने देखा होगा कि कई जगह पे कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे रहते हैं जिनमें लिखा रहता है कि पे टू द बेयरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट. इसका मतलब जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको एक थर्ड पार्टी को एक ऑर्डर दे दिया गया है कि जिसके पास भी ये इंस्ट्रूमेंट है, जिसके पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज मिले, उसको आप इतना अमाउंट पे कर दीजिए. तो यहाँ पे कितनी पार्टीज हैं? यहाँ पे थ्री पार्टीज हैं. एक पार्टी ऐसी है जो ऑर्डर दे रहा. वो ऑर्डर क्या दे रहा है कि जिस किसी के पास भी ये इंस्ट्रूमेंट या ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मिले उस व्यक्ति को इस मेच्योरिटी पीरियड में इतना अमाउंट पे कर दिया जाए. फॉर एग्जांपल, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज में ये लिखा है कि जो डेट ऑफ इशू है उस डेट ऑफ इशू के 3 महीने बाद जिस किसी के पास भी वो इंस्ट्रूमेंट रहे या वो डॉक्यूमेंट रहे उसको 2 लाख रुपए पे कर दिया जाए. तो 3 महीने के बाद जो भी व्यक्ति उस डॉक्यूमेंट को लेके जाएगा उसको 2 लाख रुपए एक थर्ड पर्सन पे कर देगा. नाउ व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ फाइनेंस बिल्स और प्रोमिसरी नोट? प्रोमिसरी नोट इज अ प्रॉमिस. बिल ऑफ एक्सचेंज क्या था? बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर था. ऑर्डर कौन दे रहा है? एक व्यक्ति ऑर्डर दे रहा है. ऑर्डर ये दे रहा है कि आपको इस पर्टिकुलर पीरियड में इतना अमाउंट पे कर देना. फाइनेंस बिल या प्रोमिसरी नोट में क्या होता है कि जो व्यक्ति जिसने पैसा लिया है वही प्रॉमिस करता है, एक प्रोमिसरी नोट साइन करके देता है कि आफ्टर सच एंड सच पीरियड आई विल बी पेइंग सच सम दिस मच मनी टू द पर्सन जिससे हमने पैसा लिया एट सच एंड सच इंटरेस्ट रेट. और तीसरी चीज जो रहती है वो है ट्रेजरी बिल्स. ट्रेजरी बिल्स में क्या है? गवर्नमेंट को जब फंड्स की जरूरत होती है तो वो ट्रेजरी बिल्स को सेल करती है. और जो व्यक्ति ट्रेजरी बिल्स को परचेज करता है उसके पास ये फैसिलिटी रहती कि उतने समय उसने जितना पैसा दिया है एक पर्टिकुलर टेन्योर जो ट्रेजरी बिल में मेंशन्ड है उसके उस टेन्योर को खत्म होने के बाद उसे उतना पैसा विद इंटरेस्ट मिल जाता. So these are the three types of bill with three different natures, and these bills are discount. These bills can be bought and sold in the discount market. Now, what is a discount market? देखिए दो तरह के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं. या तो बिल्स में ट्रांजैक्शन हो रहा है या तो कैश क्रेडिट में ट्रांजैक्शन हो रहा है. तो कैश में बेसिकली क्या होता है कि किसी से हमने लोन लिया, कैश लिया और एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद उसको उतने पेमेंट जो भी हमारा डीलिंग थी उसके बेसिस पे पेमेंट कर दिया. बट बिल्स में क्या है? बिल बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट. बिल एक डॉक्यूमेंट, एक रिटन डॉक्यूमेंट बन जाता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है. और जिस किसी के पास भी वो बिल अवेलेबल है उसको एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद उतना पैसा मिल जाता है. तो इसका मतलब अगर आपके पास 3 मंथ्स मैच्योरिटी का बिल है तो जरूरी नहीं है कि यू हैव टू वेट फॉर द 3 मंथ्स मैच्योरिटी. आपको अगर सपोज आज जरूरत है तो यू कैन सेल दैट इंस्ट्रूमेंट टू सम अदर पर्सन. आज आपने उस सम अदर पर्सन से, उस किसी दूसरे पर्सन से उतना पैसा लेके जितना पैसा आपको शायद मैच्योरिटी पीरियड में मिलना था आपने उनसे पैसा लिया
या जो भी टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइंड थी उसके बेसिस पे पैसा लिया, और पैसा लेने के बाद उसको अपना इंस्ट्रूमेंट सरेंडर कर दिया। जिस व्यक्ति ने वो इंस्ट्रूमेंट आपसे परचेज कर लिया है, उस व्यक्ति को उस मेच्योरिटी पीरियड के बाद पूरा राइट रहेगा कि जो भी अमाउंट ड्यू है उस इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट उसको वो कैश करा सके। तो ये एक जनरल टर्म्स में हमने आपको बिल मार्केट को के बारे में समझाने की कोशिश करी कि बिल मार्केट इज अ मार्केट वेयर बिल्स आर ट्रेडेड, एंड बिल किस तरह से ट्रांजैक्शन होता, कितने प्रकार के बिल्स होते हैं। बट हमने आपको जनरल सेंस में समझाया। बेसिकली बैंकिंग टर्म्स में जब हम इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं तो बैंकिंग टर्म्स क्या है? देयर इज अ कमर्शियल बैंक। एक कस्टमर को फंड्स की जब जरूरत होती है तो दैट कस्टमर रीचेज और अप्रोचेस द कमर्शियल बैंक्स, और ये जो बिल्स ट्रेड करता है वो कमर्शियल बैंक्स के साथ ट्रेड कर लेता। फॉर एग्जांपल, उसने क्या करा, उसने एक प्रोमिसरी नोट कमर्शियल बैंक को दे दिया, और वो कमर्शियल उस प्रोमिसरी नोट पे क्या लिख के दे दिया कि आफ्टर 3 मंथ्स आई विल बी पेइंग 2 लाख रुपीज, अभी हमें इतना पैसा बोरो करने की परमिशन दीजिए। इसके अगेंस्ट में आफ्टर 3 मंथ्स आई विल पे टू द बैंक 2 लाख रुपीज। तो क्या हुआ, एक प्रोमिसरी नोट हमारे कमर्शियल बैंक के पास आ गया और उसके अगेंस्ट आज की तारीख में बैंक ने उस कस्टमर को पे कर दिया। Now, what happens if the commercial bank is not preferring to wait for 3 months? बैंक को, कमर्शियल बैंक को इमीडिएटली कोई जरूरत पड़ी, फंड्स की जरूरत पड़ी, मगर उसके पास प्रोमिसरी नोट जो है उसकी मेच्योरिटी पीरियड क्या है? 3 मंथ्स है। तो 3 मंथ्स तक वेट करने के बजाय जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करेगा, अपने प्रोमिसरी नोट को रिजर्व बैंक को सेल कर देगा, और उसके अगेंस्ट रिजर्व बैंक उसको उतना पैसा पे कर देगा एज ऑन डेट। दैट मीन्स 3 मंथ्स वेटिंग पीरियड इज ओवर। नाउ व्हाट हैपेंस, that bill is available, that promissory note is available with the central bank. Now in case the central bank needs the fund, so it may sell the document immediately to the commercial bank also. So this type of transaction between the commercial bank and the customer, the commercial bank and the reserve bank, it keeps on taking place as and when the funds are needed. So, on the basis of all this description about the bill market, what is the need of a bill market? The first important need is it helps to meet the short-term financial requirements of individual companies and the government. जिस प्रकार से आपने देखा कि अगर प्रोमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो एक शॉर्ट टर्म पीरियड मैच्योरिटी रखता है। तो शॉर्ट टर्म पीरियड मैच्योरिटी के लिए क्या है कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी कंपनीज हैं, जो भी गवर्नमेंट है, उनको अगर फंड्स शॉर्ट टर्म बेसिस पे चाहिए तो दे कैन यूज दीज बिल्स टू प्रोक्योर मनी। The second thing is the commercial banks which have surplus funds can invest them profitably in these bills. कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, जो उनके पास एक्सेस रिजर्व होता है उसको यूज करते हैं टू फाइनेंस दीज बिल्स। जब उनके पास एक्सेस रिजर्व रहता है और कस्टमर को लोन्स की जरूरत है या पैसों की जरूरत है या शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स है, तो उस केस में कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, दे purchase a promissory note or a bill of exchange, and in return of that they give the money to the customer. तो जब उन्हें फंड्स की जरूरत हुई, उन्होंने जो कस्टमर थे उनको पैसा दिया और बदले में ये इंस्ट्रूमेंट्स उनसे परचेज किए। और इस बीच में अगर कमर्शियल बैंक को भी पैसे की जरूरत हुई तो वो ये इंस्ट्रूमेंट्स को रिजर्व बैंक को सेल कर देता है और उसके बदले में पैसे प्रोक्योर कर लेता है। Third thing is the commercial bank can dispose of these bills easily or can get them rediscounted by the Reserve Bank of India whenever they require cash. ये चीज हमने अभी आपको बता दिया है कि जिसको भी कैश की जरूरत हो वो इंस्ट्रूमेंट्स को कैश में इजिली कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म बिल्स होते हैं। तो शॉर्ट टर्म बिल्स कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश।
Now, this was the brief description about what is a bill market and what is the need of a bill market. अब सिचुएशन क्या थी कि इंडिया में ये चीज कैसे डेवलप हुई? तो इंडिया में 1952 से पहले का सिनेरियो क्या था? 1952 से पहले the practice was that the banks could secure additional cash from the reserve bank only by selling government securities to it. यानी 1952 से पहले बिल मार्केट का कॉन्सेप्ट नहीं था, और बिल मार्केट का कॉन्सेप्ट जब नहीं था उसके समय अगर कमर्शियल बैंक्स को पैसों की जरूरत होती थी तो वो रिजर्व बैंक को अपनी सिक्योरिटीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करते थे. दैट मीन्स देयर वाज नो ट्रांजैक्शन इन द बिल and there was no existence of the bill market. Now let's see what happened after 1952. In 1952, there was an old bill market scheme that was introduced. I am saying it old bill just because there was a new bill market scheme after that. अगर आप सिर्फ 1952 के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो आप सिंपली इसको बिल मार्केट स्कीम भी कह सकते हैं. ओल्ड बिल मार्केट स्कीम हमने इसलिए लिखा है क्योंकि उसके बाद जो हमें स्टडी करना है वो एक न्यू बिल मार्केट स्कीम को भी स्टडी करना है. So, what was the highlight of the old bill market scheme that was introduced in 1952? 1952 से पहले की क्या सिचुएशन थी? बिल्स अवेलेबल नहीं थे, और अगर कमर्शियल बैंक्स को फंड्स की जरूरत होती थी तो वो बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करते थे. मगर जब बिल मार्केट स्कीम आ गई तो बेसिक आइडिया इसका ये था कि कमर्शियल बैंक को जब फंड्स की जरूरत हो तो रिजर्व बैंक उनको पैसा दे सके, बट एट द सेम टाइम उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी सेल ना करनी पड़े. So what happened under this scheme? The Reserve Bank undertook to advance loans to commercial banks against their demand promissory notes supported by the security of issuance bills of their constituents or customers. Now what happened after 1952 when old bill market scheme was introduced? रिजर्व बैंक ने ये रिजर्व बैंक ने ये मेथड डेवलप किया, ये मेथड डिवाइस किया कि वो कमर्शियल बैंक्स को लोन्स दे देते थे. अब सिक्योरिटी परचेज करके नहीं देते थे. अब क्या होता था कि लोन वो कमर्शियल बैंक को पे कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड प्रोमिसरी नोट. तो प्रोमिसरी नोट का हमने जिस प्रकार से आपको पहले डिस्क्रिप्शन में बता दिया था कि प्रोमिसरी नोट क्या होती है, जब कस्टमर को कमर्शियल बैंक से फंड्स की जरूरत होती है तो एक प्रोमिसरी नोट साइन करके कस्टमर दे देता है बैंक को, जिसमें ये लिखा रहता है कि आफ्टर सच एंड सच पीरियड ऑफ मेच्योरिटी आई विल बी पेइंग सच एंड सच अमाउंट on maturity at such and such interest rate. तो क्या हुआ, एक प्रोमिसरी नोट कमर्शियल बैंक के पास अवेलेबल है कि 3 महीने के बाद जो कस्टमर है वो इतना पैसा कमर्शियल बैंक को पे करेगा. मगर उस बीच में क्या हुआ, कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ गई तो उसने सेम प्रोमिसरी नोट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेल कर दिया, और रिजर्व बैंक ने जो उसका अमाउंट था वो कमर्शियल बैंक को इमीडिएटली प्रोवाइड कर दिया. तो जो इमीडिएट कैश रिक्वायरमेंट थी कमर्शियल बैंक की वो फुलफिल हो गई. एंड एट द सेम टाइम नाउ द प्रोमिसरी नोट इज अवेलेबल विद द रिजर्व बैंक इंस्टेड ऑफ द कमर्शियल बैंक. But what happened in case of old bill market scheme? It was a pseudo bill market scheme, and its objective was not to develop a genuine bill market. जो बेसिक मतलब था ओल्ड बिल मार्केट स्कीम का वो ये था कि हम एक सूडो बिल मार्केट स्कीम क्रिएट करेंगे जो एक्चुअली में बहुत ज्यादा डेवलप्ड जेन्युइन बिल मार्केट नहीं था, क्योंकि इसमें ट्रेड बिल्स ट्रेड नहीं हो रहे थे. ट्रेड बिल्स का मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे थे दैट लेड टू द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज के बेसिस पे ऐसा कोई बिल नहीं था, सिर्फ एक प्रोमिसरी नोट था और प्रोमिसरी नोट के बेसिस पे ट्रांजैक्शन हो रहे थे. Then the scheme was not based upon genuine trade bills but on the conversion of loans and advances of the banks into bills. अब promissory note क्या है? Promissory note is just a conversion of loans.
कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, इट इज नॉट अ बिल ऑफ एक्सचेंज, इट इज नॉट अ ट्रेड बिल, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ एक लोन है और वो ही लोन कन्वर्ट हो गया। वो लोन क्या हुआ है, वो लोन पहले कमर्शियल बैंक को मिलना था, अब कमर्शियल बैंक की जगह पे रिजर्व बैंक ने उसको कन्वर्ट करके ले लिया। तो बेसिकली क्या था कि इट वाज नॉट अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड जेन्युइन बिल मार्केट, जो ओल्ड मार्केट स्कीम में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इन सब चीजों को धीरे धीरे जिस प्रकार से चेंजेस आए, जो नीड सामने आई, उसके बेसिस पर क्या हुआ कि रिजर्व बैंक ने 1970 में न्यू बिल मार्केट स्कीम को इंट्रोड्यूस करा। Now, how this new bill market scheme was different from the old bill market scheme? The first point is all licensed scheduled commercial banks, including the public sector banks, will be eligible to offer bill of exchange to the Reserve Bank for rediscounting. इसका मतलब क्या हुआ, बिल्स को रीडिस्काउंट करने की फैसिलिटी जितने भी कमर्शियल बैंक्स थे सबको दे दी गई। जितने भी लाइसेंस शेड्यूल कमर्शियल बैंक थे सबको ये फैसिलिटी दे दी गई कि वो रिजर्व बैंक से बिल्स रीडिस्काउंट करके शॉर्ट टर्म जो बिल्स हैं उनके बेसिस पे फंड्स ले सकते हैं। The bills covered under the scheme must be genuine trade bills relating to the sale or dispatch of goods. Now, this point creates the difference between the old bills market scheme and the new bill market scheme. यहाँ पे क्या हुआ कि बिल्स जो ट्रेड होंगे वो बिल्स जेन्युइन ट्रेड बिल्स होंगे दैट रिलेट्स टू द सेल और डिस्पैच ऑफ गुड्स। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिर्फ प्रोमिसरी नोट्स था जिसकी वजह से कन्वर्जन ऑफ लोन था। वो लोन जरूरी नहीं है कि इट रिलेटेड टू सेल और डिस्पैच ऑफ गुड्स, मगर न्यू बिल मार्केट स्कीम में ये स्पेसिफिकली कह दिया गया कि it should be genuine trade bills relating to the sale or dispatch of goods. The next point was the Reserve Bank rediscounts these bills. That is why the scheme is also called bills rediscounting scheme. रिजर्व बैंक क्या करता है, ये ट्रेड बिल्स को लेकर रीडिस्काउंट करता है, इसी वजह से इस स्कीम को बिल मार्केट स्कीम के साथ साथ बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम भी कहा गया। The rediscounting facility should be available at the Reserve Bank of Office at Bombay, Calcutta, Madras, and New Delhi. Then the bill should be drawn on and accepted by the purchaser's bank. If the purchaser's bank is not a licensed scheduled bank, the bill should be in addition bear the signatures of a licensed scheduled bank. यानी कि जो पहला पॉइंट दिया था कि सिर्फ लाइसेंस शेड्यूल कमर्शियल बैंक ही ट्रेड कर सकते हैं, उसी को यहाँ पे फिर से दिया गया कि बिल जो ड्रॉ करेंगे वो एक्सेप्ट कौन करेगा, वो परचेजर्स बैंक जो कि लाइसेंस शेड्यूल्ड बैंक है। अगर लाइसेंस शेड्यूल्ड बैंक नहीं है तो उस डॉक्यूमेंट पे किसी ना किसी लाइसेंस शेड्यूल्ड बैंक का सिग्नेचर जरूरी है। अब ये बिल्स का मैक्सिमम डेज क्या है, 90 डेज, जैसे कि आपको 3 मंथ्स का पीरियड बता दिया। द बिल शुड बेयर एटलीस्ट 2 गुड सिग्नेचर्स, 2 सिग्नेचर्स चाहिए रहते हैं। एंड व्हाट हैपेंड इन 1972, द बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय ICICI वर आल्सो मेड एलिजिबल फॉर डिस्काउंट अंडर द स्कीम। 1972 में न्यू बिल स्कीम कब लॉन्च हुई थी, 1972 में हुई थी। और 1972 में क्या कह दिया गया कि जो बिल्स आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा हैं वो भी एलिजिबल हैं फॉर रीडिस्काउंट अंडर द स्कीम। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। ये जो एक मेजर डेवलपमेंट हुआ from 1952 onwards and then in 1970 and in 1972, what were the major advantages of this development, or what were the advantages of a developed bill market? The first advantage is bill finance is better than cash credit. जो फाइनेंस आपको बिल के थ्रू मिल रहा है वो कैश क्रेडिट से बेटर है। क्यों है? Because bills are self-liquidating and the date of repayment of a bank's loan through discounting or rediscounting is certain. इसका मतलब क्या है?
बिल्स जो है वो सेल्फ लिक्विडेटिंग है, और जो डेट ऑफ रीपेमेंट है वो सर्टेन है। सर्टेन क्यों है? क्योंकि उस जगह पे उस डॉक्यूमेंट में ये चीज मेंशन्ड है कि आफ्टर सच एंड सच पीरियड आपको वो पैसा मिलना ही मिलना है, आप उसको डिस्काउंट या रीडिस्काउंट करा सकते हैं इनटू मनी। इसका मतलब उसे लिक्विडेट किया जा सकता है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। Next is bills provide greater liquidity to their holders because they can be shifted to others in the market in case of need for cash. ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। वो एडवांटेज क्यों ऐसा है? जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि बिल्स में 3 मंथ्स की हो सकता मेच्योरिटी हो, मगर आप अगर 3 मंथ्स तक वेट नहीं करना मांग रहे हैं, आपको इमीडिएट कैश नीड्स आ गई, तो वो बिल को इमीडिएटली भी लिक्विडेट किया जा सकता है। आपको 3 मंथ्स यूज करने 3 मंथ्स वेट करने की जरूरत नहीं, इमीडिएटली उसको किसी को सेल कर दीजिए उस इंस्ट्रूमेंट को, और आपको उतना कैश अवेलेबल हो जाएगा। तो दैट मीन्स यू डोंट नीड टू वेट फॉर 3 मंथ्स इन केस यू हैव इमीडिएट कैश नीड। The third thing is a developed bill market is also useful to the banks in case of emergency. अब यहाँ तक चीज कस्टमर से रिलेटेड थी, मगर अगर हम बैंक्स की बात करें, कमर्शियल बैंक को इमरजेंसी में कैश चाहिए है, तो वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को रिजर्व बैंक को सेल करके या रिजर्व बैंक से रीडिस्काउंट करके उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उनकी इमीडिएट कैश नीड्स सेटिस्फाई हो सकती है। Next is the commercial bill rate is much higher than the treasury bill rate. Thus, the commercial banks and other financial institutions with short-term surplus fund find its bill an attractive source of both liquidity as well as profit. Then, a development bill market is also useful for the borrowers. Borrowers के लिए भी क्या हुआ है कि यहाँ पे आपने पहले दो पॉइंट्स जो देखे, वो बेसिकली आपने कमर्शियल बैंक्स के भी बेनिफिट देख लिए, आपने कस्टमर्स के बेनिफिट भी देख लिए, आपने रिजर्व बैंक के भी बेनिफिट देख लिए। बोरोवर्स के केस में क्या है? द बिल्स आर टाइम बाउंड एंड कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एंड कैरी द एडिशनल सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ एक्सेप्टर्स सिग्नेचर। ये बहुत ही वेल डिफाइंड लीगल इंस्ट्रूमेंट रहता है, जिसमें सिग्नेचर्स रहते हैं कि सिग्नेचर्स इस बात को सर्टिफाई करते हैं कि आफ्टर सर्टेन पीरियड they will be getting a cash, so it becomes a very strong legal document. Then it is a developed bill market makes the monetary system of the country more elastic. Whenever the economy requires more cash, the banks can get the bills rediscounted from the reserve bank and thus can increase the money supply. ये flexibility या elasticity इकोनॉमी को बहुत मजबूत करती है। दैट मीन्स अगर 3 मंथ का लोन पीरियड है या 3 मंथ का रीइंबर्समेंट पीरियड है, तो ये 3 मंथ तक आपका ट्रांजैक्शन डम्प्ड नहीं। आफ्टर 3 मंथ्स और बिफोर 3 मंथ्स, 3 महीने के पहले भी अगर आपको कैश की जरूरत है, तो इसका मतलब द सिस्टम इज इलास्टिक। वो ये नहीं कहता कि आपको 3 महीने बाद ही फंड्स मिलेंगे, आपको 3 महीने पहले भी फंड्स मिल सकते हैं, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो चाहे बोरोवर। And the last is development of the bill market will also make the monetary control measures as adopted by the Reserve Bank more effective. जो मॉनेटरी मेजर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेने रहते हैं, इस इलास्टिसिटी या इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो और ज्यादा एफिशिएंटली कैरी ऑन करे जा सकते हैं। So this much was the advantages of the developed bill market. Now we will be viewing the disadvantage. So there are certain disadvantage also, and the first disadvantage of this bill market scheme is that it offsets the credit control measures of the Reserve Bank. हम लोग सबको पता है कि Reserve Bank plays a very important, it becomes a very important agency that controls credit. Credit control का के लिए Reserve Bank different measures को adopt करता है, और बेसिक टारगेट क्या रहता है कि रिजर्व बैंक को ये पता करना रहता है या उसे ये पॉलिसी बनानी रहती है कि हम सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल रिजर्व बैंक को
जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको स्टडी करने के बाद रिजर्व बैंक ये डिसाइड करता है कि इट शुड बी रिड्यूसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इन द इकोनॉमी। तो रिजर्व बैंक ने अपने क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स उसके लिए अप्लाई करा दिए। बट एट द सेम टाइम क्या हुआ कि कमर्शियल बैंक्स ने जब वो शॉर्ट ऑफ कैश हुए तो उन्होंने अपने बिल्स को रीडिस्काउंट कर लिया। तो इसका मतलब रिजर्व बैंक ने कोशिश करी कि सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाए, बट ड्यू टू दीज बिल रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटी उसकी वो पॉलिसी उतनी सक्सेसफुल नहीं होने पाई। Another important disadvantage of this bill market scheme is that एक जेन्युइन बिल मार्केट को डेवलप करने में ये जो दोनों स्कीम्स थी ये फेल कर गई। और मेन रीजन क्या था कि बोरोवर्स अभी भी कैश को प्रेफर करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स को उतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते। तो मतलब अभी उतना कॉन्फिडेंस बोरोवर्स में नहीं आया है कि हम ट्रांजैक्शंस को बिल्स में ट्रेड करें। वो सिंपली आज भी कैश क्रेडिट को ही प्रेफर करते हैं ओवर द बिल मार्केट। Next is, it has not been able to cover the indigenous bankers and other constituents of unorganized sectors। जिस तरह से आपने अभी तक जितने तरह के बिल स्टडी करे होंगे तो आपने ये समझ में आ गया होगा कि इट कैन बी सक्सेसफुल ओनली इन केस ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो क्या हुआ, इंडिजिनस बैंकर्स और जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वहां तक अभी बिल मार्केट की पहुंच नहीं हो पाई। And the last is, the scheme has remained mainly concentrated in fields of industry, trade and commerce. It has not been extended to agricultural sector. तो ये एक मेजर ड्रॉबैक रहा है कि हम लोग जिस प्रकार से जानते हैं कृषि प्रधान देश है, मगर कृषि के क्षेत्र में ये स्कीम अभी उतनी डेवलप नहीं हो पाई है। जो बिल मार्केट्स ट्रेड हो रहे हैं वो बेसिकली इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स में, दैट इज द बेसिकली द इंडस्ट्रियल सेक्टर को ही टारगेट करके ये चीजें डेवलप हो रही हैं। अभी ये एग्रीकल्चरल सेक्टर को इतना बेनिफिट नहीं दे पाया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बिल मार्केट स्कीम। आई होप कि आपकी जो जितनी रिक्वायरमेंट्स थी वो सेटिस्फाई हो पाई होंगी, और आगे भी जो आपको जिन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है उन टॉपिक्स को रेगुलर बेसिस पे हम लोगों से शेयर करते रहें। और हम लोग ये पूरी कोशिश करेंगे कि समय समय पे आपको लेक्चर्स मिलते रहें, जिससे पैंडेमिक के समय में जब आप लोगों को दूसरी फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही हैं तो एटलीस्ट आपके टॉपिक्स इस प्रकार से सॉल्व हो सके। थैंक यू वेरी मच।